पहलगाम अटैक करने वाले आतंकी कश्मीर में ही छिपे। इंटेलिजेंस एजेंसी बोली उनके पास राशन पानी पहाड़ों में लंबा वक्त काट सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाक नागरिकों के लिए खुला गेट। 1008 पाक नागरिक लौटे, 1575 भारतीय भी वापस आए। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़कर लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजी नजम आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का किया लोकार्पण। आज आंध्र में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। दिल्ली सरकार श्रमिकों को और उनके परिवारों के लिए मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराएगी। दिल्ली सीएम ने कहा श्रमिकों को गर्मी से बचाने के लिए आराम देने का लिया निर्णय। बंगाल सरकार के बनाए गए नए मंदिर के नाम पर विवाद। ओडिशा के लोग बोले जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में। ममता बनर्जी माफी मांगे। और देश भर में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 10 की मौत। दिल्ली में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले। एमपी समेत 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सिरसा के मल्लेका गांव के पास बनी सेरावाली माइनर नहर छोड़े जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही टूट गई है, जिससे नहर में करीब 20 फीट तक कटाव हो गया। इस कारण चौपटा और एलनाबाद क्षेत्र के दर्जनों गांव में पेयजल और सिंचाई संकट गहराने की आशंका है। नहर शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे आरडी आपको बता दें 1,09,000 बुर्जी के पास से टूटी। सिंचाई विभाग का दावा है कि नहर पर पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ है, लेकिन किसानों का आरोप है कि नहर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। फरीदाबाद स्थित एनएचपीसी अंडरपास में शनिवार को एक कार पानी में डूब गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते आपको बता दें खुद को बाहर निकालने में सफल रहा और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन दोनों ओर से अंडरपास को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में हुई बारिश के कारण अंडरपास में भारी जलभराव हो गया था। रोहतक जिले के सांपला ब्लॉक के गांव हसनगढ़ में संचालित एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल आईसीएस एकेडमी को शिक्षा विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से आज आखिरकार बंद कर दिया है। आपको बता दें पिछले 1 महीने से 2 बार नोटिस मिलने के बावजूद स्कूल संचालक ने स्कूल बंद नहीं किया था। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे क्लस्टर हेड सुधेश टीम और पुलिस के साथ गांव पहुंचे और स्कूल को बंद कराने की कोशिश की। मौके पर करीब 35 मिनट तक स्कूल प्रशासन और विभाग के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन अंत में शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल में ताला लगाने में सफलता हासिल की। आईसीएस एकेडमी है जी, सनगढ़ में ही है। 2 बार इनको नोटिस भी दे चुकी थी, लेकिन बंद नहीं कर रहे थे और आज प्रशासन की सहायता लेकर के आज इनको बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है। अगर भविष्य में ये दोबारा लोग खोल लेंगे तो क्या कार्रवाई होगी? दोबारा फिर बंद करवाएंगे जी। सिरसा एलनाबाद नगर पालिका वासियों को इंडोर स्टेडियम की सौगात देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। करीब करोड़ों की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। नगर पालिका डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है। हालांकि जगह की कमी के कारण निर्माण में थोड़ी देरी हो रही है। नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत नगर पालिका क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनाना है। विकास कार्यों में एक हमने यानी कि इंडोर स्टेडियम कटेरा स्वीट हाउस उसके पीछे बनाने की कोशिश करें, जिसके अंदर बैडमिंटन का होगा, बिलियर्ड्स का होगा, स्नूकर्स का होगा, बॉक्सिंग का होगा और बाकी जितने भी इंडोर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्टेडियम भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एलनाबाद नगर पालिका के पास में आउटर साइड में कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जिस पे हम स्टेडियम बना सकें। तो ये एक इंडोर स्टेडियम थोड़ी जगह जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बन जाए। ये अंडर प्रोसेस है और जल्दी चालू हो जाएगा बनने के लिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जालंधर में एसएसपी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में निहंग सिखों ने आज दोपहर जोरदार प्रदर्शन किया। जत्थेदार बाबा हरि सिंह पर दर्ज किए गए पर्चे के विरोध में निहंग सिख दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। निहंग सिखों ने चेतावनी दी कि यदि पर्चा रद्द नहीं किया गया तो वे आंदोलन और तेज करेंगे और पीएपी चौक कूच करेंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का। गौरेला नगर पालिका परिषद में क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू महिला से निकाह करने को लेकर लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया और उन्होंने नगर बंद किया, रैली निकालकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के मामलों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नगर बंद किया गया है, क्या मांग है आप लोग की? नगर बंद का जो आह्वान किया गया है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि एक शिक्षिका जो आत्मा स्कूल में है उनके द्वारा गैर हिंदू लड़के से, जो कि स्वयं भी शादीशुदा थी और लड़का भी शादीशुदा है, उससे शादी की गई है, जो कि कहीं ना कहीं पे हिंदू समाज की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर जो है विराम लगना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि ये घास फूस खाने वाली और जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है। हमारी बहन बेटी जो 2 बच्चे की माँ है, शिक्षिका है, उसको बहला फुसला करके जबरन तलवार के नोक पर उससे निकाह करने की धमकी, ये समझ करके वो बाहर की रहने वाली है और अंत में उसको निकाह नामा भी करवा लिए, उसका धर्म परिवर्तन करा लिए। जब जानकारी लगी है तो ये सभी सर्व हिंदू समाज द्वारा क्षेत्र में बढ़ते लव जिहाद के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हम जो भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है उसको अच्छे से जांच करवाकर इसमें जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक महिला है, उन्होंने दूसरे समुदाय के युवक के साथ में शादी की है और उसी के विरोध में यहाँ पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा और आरएसएस के जो और संगठन उनके द्वारा यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था। शांतिपूर्ण ढंग से वो बंद संपन्न हुआ है। अभी यहाँ पर संजय चौक के पास में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को हम लोग उसी माध्यम से पहुँचाएंगे और उनकी मांगों को भी हम लोग जो विभागीय स्तर पर होता है वो हम लोग कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेंड्रा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में आई नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया था और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपितों को पकड़ा और कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कानपुर में पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया जो कि सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ने 4 साल पहले कानपुर के कई लोगों से लाखों की ठगी की और ठगी करने के बाद फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र का ये ठग रितेश अपने आप को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पीए का करीबी बताता था और लोगों से कहता था कि मंत्री जी के पीए से उनके अच्छे संबंध हैं, उनसे एक बार कह देंगे तो जितनी चाहेंगे उतनी नौकरी लग जाएगी। कुछ इसी अंदाज में उसने लोगों को अपनी बातों में फंसाकर करोड़ों की ठगी की और फरार हो गया। वहीं इस पूरे प्रकरण में दिल्ली सुजानपुर के चंद्रमा प्रसाद सिंह के अनुसार अगस्त 2018 में उनके दामाद का दोस्त रितेश सिंह और विनोद कुमार सिंह उनके घर आए थे। दोनों ने बातचीत के दौरान कहा कि मंत्री कोटे से कुछ नौकरियां निकली हैं, मंत्री रामविलास पासवान के पीए से उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उनसे कहकर आसानी से नौकरियां लगवाई जा सकती हैं। उन्होंने उसकी बातों में आकर 20 लाख रुपए खातों में ट्रांसफर कर दिए, जबकि शेष 4 लाख रुपए नियुक्ति पत्र मिलने का समय देना तय हुआ, जिस पर आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सरकारी कार्यालय भेज दिया, जहां पहुंचने पर उन्हें अपने साथ ठगी की जानकारी हुई। ये क्राइम ब्रांच की जो विवेचना शाखा है, यहाँ से विवेचना एक चल रही थी। 2021 में साइबर ठगी का एक मुकदमा लिखा गया था। इसको फ्रॉड कहेंगे। एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया और जब बाद में पता चला कि वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो फर्जी है। नौकरी दिलाने के नाम पे अलग अलग समय पे इसने 24 लाख रुपए ऐंठे थे। इस संबंध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया 2021 में। तत्पश्चात इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया क्राइम ब्रांच में। तो क्राइम ब्रांच से विवेचना चल रही थी। ये जो शातिर अपराधी था, मास्टरमाइंड था इसका, रितेश, ये मूलतः बिहार का रहने वाला है और ये अपना पूरा ऑपरेशन जो है वो बोकारो से ऑपरेट करता है, झारखंड से ऑपरेट करता है ये। तो ये काफ़ी लंबे समय से वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस लंबे समय से हम लोग इसके फिराक में थे। इसके नंबर्स वगैरह कुछ हम लोग को वाइटल क्लूज मिले थे, जिसके आधार पर हम लोग इस तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल पर राज्य के सभी राजनीतिक दल गुरुवार को पंजाब भवन में एकजुट नजर आए। भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड द्वारा पंजाब का पानी छीनने की कथित तानाशाही का विरोध किया। बैठक में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, बसपा, सीपीआई और सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और राज्य के जल हितों की रक्षा में सरकार के समर्थन देने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें केंद्र और बीवीएमबी की नीतियों की निंदा की जाएगी। अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में तैनात रहे यौन उत्पीड़न के आरोपित पूर्व एसीपी मोहसिन खान के परिवार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। आईआईटी कानपुर की शोधार्थी छात्रा ने साथ में पीएचडी करने वाले एसीपी पर 12 दिसंबर 2024 को यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अभी पूरे मामले पर एसीपी की पत्नी ने हनी ट्रैप का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पति निलंबित हैं। एसीपी मोहसिन खान को छात्र ने बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और साजिश के तहत यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। उधर मोहसिन खान की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिस पर रावतपुर पुलिस ने छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची पूर्व एसीपी की पत्नी और मां ने शोधार्थी छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने जो एफआईआर की थी उस लड़की के खिलाफ, उसमें जो 6 धाराएं थी, एक धारा कम लिखी गई जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट धारा थी पुलिस ने, तो मैं उसी के लिए सर के पास निवेदन लेकर आई थी कि वो धारा उसमें बढ़ाई जाए, ऐड की जाए। तो सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करके उसको देखेगी। क्या है पूरा प्रकरण में? पूरा प्रकरण तो आपको पता है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ अभी। हनी ट्रैपिंग का ये मसला है कि मेरे हस्बैंड ने पीएचडी में एडमिशन लिया था, वहाँ पर सबसे दोस्ती हुई थी, उनकी भी दोस्ती थी, मैं जानती थी उस लड़की को। उस लड़की ने क्या करा, क्या उनको कैसे फंसाया, डेली वो जाते थे, पढ़ाई करते थे, क्या उसने ऐसी बातें की कि वो बिल्कुल वहीं पर ही जा के उसने उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हम सबको उसने परेशानी में डाल दिया। सब कुछ उसने एक स्टोरी बनाई है, कुछ भी सच्चाई नहीं है स्टोरी में, सब कुछ एक स्टोरी गलत है। अगर मैं उसको फ़ोन करूंगी तो आपके पास कोई मैसेज तो आएगा, उस लड़की के पास कोई मैसेज आएगा। इतनी हद तक वो लड़की गिर चुकी है कि हर चीज़ को झूठ बता रही है, हर चीज़ में झूठ, ताकि वो चाह रही है कि कोई सबूत होना चाहिए ना। आप लोग भी तो इतने समझदार हैं, बिना सबूत के आप लोग कैसे लिख रहे हैं? बिना सबूत के तो कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ कानून भी सबूत मांगता है। एक निर्दोष बच्चे को इतना दोषी बना के क्यों खड़ा करा जा रहा है? फोन आया नहीं कि फोन उसने किया? ना किया है, ना मेरे पास आया है, ना मेरे पास, सब बिल्कुल मेरा फ़ोन ये है, आप चेक कर लीजिए। हरियाणा के रोहतक से अगली खबर है। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया आईएमटी में देर रात एक तेंदुआ घूमता नजर आया, जो मारुति कंपनी की दीवार के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलते ही वन्य जीव विभाग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव बलियाणा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। वन्य जीव विभाग के एसआई चरण सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ग्रामीण और विभाग की टीमें मिलकर तेंदुए की तलाश में जुटी हैं। हरियाणा के यमुनानगर से अगली खबर है, जहां हुड्डा थाना पुलिस ने आज जगाधारी रोड स्थित स्पा सेंटरों और होटल्स में अचानक चेकिंग अभियान चलाया है। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर की गई थी। थाना प्रभारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने होटल्स में रुकने वालों की आईडी जांची और यह सुनिश्चित किया कि कोई अनैतिक गतिविधि न हो। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ होटल्स में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। चेकिंग के दौरान अन्य राज्यों की लड़कियां तो मिली, लेकिन कोई आपत्तिजनक स्थिति में नहीं पाई गई। पहले भी चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने भी कोई गलत काम ना हुआ होटलों के अंदर, कोई गलत आदमी ना रुका हुआ। और आज हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ होटलों में गलत काम होता है। उसके बाद एकदम मैं सरप्राइज तौर पे आया तो एक होटल में मैंने कुछ लड़कियाँ मिली बाहर की, तो वो मैंने उस टाइम वहाँ से वार्निंग देखा, लेकिन कोई आपत्तिजनक हालत में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली भी वो किसी के साथ हों या रूम में रुक रही हों। लड़कियाँ थी, वो पंजाब की थी, एक दो वो मामले निकालती थी वहाँ से। और यहाँ पे भी जिस तो हम सरप्राइज चेक करते आ रहे हैं सारे होटल, और चेक करते हैं, रूटीन में चेकिंग होती रहती है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने किसानों को फसल बीमा योजना, सब्सिडी और उपजाऊ फसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही खरीफ फसलों पर लगने वाले
रोगों से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर कृषि उद्यान, पशुपालन, सिंचाई विभाग निदेशकों ने भी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में किसानों को बताया और कृषि विभाग के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की। उगाई जाती है और उसकी शुरुआत खरीफ से होती है। हर साल की शुरुआत खरीफ से होती है और इस नाते खरीफ की तैयारी अच्छे से होती है तो आगे जाकर के रबी भी और जायद भी अच्छा तैयार होता है। तो आज राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के किसान भी आए हैं, कृषि वैज्ञानिक भी, विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक आए हैं और हमारे जिलों के अधिकारी आए हैं, जिनके माध्यम के सामने इस वर्ष की जो 2025 खरीफ है उसकी पूरी कार्य योजना उनके सामने रखी गई है। इस साल 106 लाख हेक्टेयर के भीतर 106,65,000 हेक्टेयर के भीतर खरीफ का आच्छादन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गत वर्ष की तुलना से लगभग 20,000 हेक्टेयर के करीब अधिक होगा। और इस साल हम लोगों ने खरीफ के उत्पादन का लक्ष्य 293,36,000 मीट्रिक टन रखा है। बाराबंकी जिले के थाना रामनगर क्षेत्र के बंजरिया गांव में एक रहस्यमय घटना सामने आई है। शादी के 2 दिन बाद 22 वर्षीय अंकित का शव बिजली के खंभे से चिपका हुआ मिला। युवक की शादी 1 मई को हुई थी और उसी दिन दुल्हन को विदा कर अपने घर लाया था, लेकिन उसी रात वह अचानक गायब हो गया। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह उसका शव गांव के बाहर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के खंभे पर तार से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में युवक की मौत करंट लगने से हुई है। बलिया जिले के सदर तहसील क्षेत्र में विलहरी परियोजना में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति होने का मामला सामने आया है। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले लेखपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। मामला रेपुरा और बजरहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों का है। जूस का वो है, मतलब कैंटीन छोटी टाइप। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरे प्रदेश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आंगनवाड़ी जो भी रिक्तियां थी हमारी, जो मृतक हो गई थी या जिन्होंने काम करने में असमर्थता दिखाई थी, उनकी हमने रिक्तियां निकाली थी और रिक्तियों के आधार पर शासनादेश के क्रम में हमने फॉर्म्स इनवाइट किए थे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और उसी शासनादेश के क्रम में हमने चयनित करके उनको नियुक्तियां दी थी। उसके बाद कई हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शासनादेश में एक व्यवस्था है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एप्लीकेंट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी सबों के ऊपर। पीलीभीत के पूरनपुर सर्किल के हजारा थाना क्षेत्र से दरिंदगी से जुड़ी 2 नई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक ही दुकान पर 2 बच्चियों से दुकानदार ने अश्लील हरकत कर डाली। एक बच्ची की उम्र 5 साल जबकि दूसरी बच्ची की उम्र 6 साल बताई गई है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाते हुए अपमानित करने का आरोप भी है। फिलहाल हजारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। बच्चिन के साथ ऐसा है कि हम दिए हैं पैसा बच्चिन के लिए कि जाओ बेटा अपने लिए चिज्जू ले लेना खाने के लिए, बाकी की बिलेट लेके आना। आज बच्ची के दोनों हम भेजें और दोनों बच्ची गई। इसके बाद जलालू ने ये दोनों लोग के साथ ये ज़बरदस्ती न हाथ पकड़ के ये दोनों को बलात्कार किए हैं। बच्ची लोग आए घर पे पूछने लगे कि क्या हुआ है बेटा, तब बच्ची लोग रो बताने लगे कि मम्मी ऐसे ऐसे बाबा हमारे उनके साथ किए हैं, कच्चा हमारे लोगों का सरकार के बाबा ना हमारे लोगों के ऐसे ऐसे अंगूरी डाल के खोद रहे हैं। तब ना हम गए तो हम बोले कि ये ऐसा है कि क्यों बच्ची लोगों के साथ ऐसा किए हैं, तो कहा कि नहीं हम कुछ नहीं किए, हम कुछ भी नहीं किए हैं। हाँ, तब ये भर के कुछ नहीं आप किए हैं तो हम पंचायत रखेंगे, फिर हम थाना करेंगे। तो कहें कि जाओ कुछ भी तुम कर लो, हाँ लेकिन तुम्हारा थाना का कर लेगा या तुम्हारा पंचायत हमारा का कर लेगा।
रुक रही अगली खबर का सोनभद्र से अगली खबर है, जहां मिर्चाधुरी रेलवे स्टेशन के पास एक युवक अपनी बाइक से रेलवे पटरी पार कर रहा था, लेकिन अचानक बाइक पटरी में फंस गई और मालगाड़ी आ गई। युवक की बाइक इंजन के पहिए में फंसने के कारण मालगाड़ी रुकी और युवक ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। घटना उस वक्त हुई जब युवक अनपरा से चौपन की ओर जा रही मालगाड़ी के इंजन के पास से बाइक पार करने की कोशिश कर रहा था। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित कुंज बिहारी मंदिर के सामने सड़क किनारे लगी छोटी दुकानों में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की सूचना देने वाले स्थानीय लोगों के साथ कुछ दुकानदारों द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत सामने आई। सुबह ये हुआ है कि यहाँ पे जो है कि सब मतलब बिना उसके परमिशन के सब कार्ड मतलब वगैरह इनकी गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं, तो यहाँ सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसमें कम से कम 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। जबकि यहाँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वगैरह हमने ही बुलवाई और ये दुकानदार वगैरह ने कंप्लेंट करी कि हम लोग ही इनको परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने ये किया कि मतलब दोनों पक्षों को ले गए, फिर बाद में छोड़ दिया था और उस पक्ष को बैठा लिया था। अभी तो ये मतलब खाने पीने की दुकानें लगती हैं, यहाँ सेफ्टी पर्पस से कुछ भी नहीं है। और जो फायर ब्रिगेड वाले अधिकारी आए थे तो उन्होंने बोला था कि सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ रखें, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है सेफ्टी के लिए। वो तो ये था कि सुबह का माहौल था तो इसकी वजह से थोड़ा सा कोई हादसा नहीं हुआ। बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर तिलियानी गांव निवासी मोहनलाल के साथ एटीएम धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने मोहनलाल का एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से 1,15,676 रुपए की रकम निकाल ली। मोहनलाल ने बताया कि वह SBI रामनगर के एटीएम से अपने भतीजे राघोराम का कार्ड लेकर 3800 रुपए निकाल रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मदद के बहाने एटीएम के अंदर आया और कार्ड बदल लिया। जब मोहनलाल घर पहुंचे और कार्ड देखा तो वह खुशी सिंह के नाम पर था। हम भतीजे का कार्ड लेकर आए थे, उनका मनरेगा का पैसा आया था 3800 रुपये सर। वो बोले कि निकलवा लाइए, हमको टाइम नहीं है। तो सर वो 3800 रुपये हमने निकाले पहले। उसके बाद हमने सोचा बैलेंस चेक कर लें, उनको बताना पड़ेगा। बैलेंस चेक किए, बैलेंस नहीं चेक हुआ। फिर सर स्टेटमेंट निकाले, स्टेटमेंट निकल गया। फिर हम बाहर निकले सर। उसके बाद 2 अज्ञात लोग आए, फिर एक अंदर घुसा, उसने कहा कि ये कैंसिल नहीं हुआ, फिर से कैंसिल करो। सर उसने कोई बटन दाब दिया, बोला ये कैंसिल नहीं हुआ। हमने सर फिर कार्ड लगाया, फिर बाहर निकल गए कैंसिल करके। फिर उसने हमको बुलाया, कई बार ऐसी घटना हुई और उसने कहा कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर उसने कहा लाओ हम लगा कर देखें। फिर उसने कार्ड लगाया और लगाते ही दूसरा कार्ड ले लिया, लगा दिया और हमारा कार्ड लेकर सर चला गया। सीतापुर से अगली खबर, जहां लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोनसरी के जपदा पुल के पास एक महिला के कान के बाले बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा नोचे जाने की घटना सामने आई। इस पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने तुरंत संज्ञान लिया और पीड़िता से बातचीत की। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी, लेकिन एसपी ने आज खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले का शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया। एटा में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। शहर की सभी मस्जिदों में नमाज के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मुस्लिम समाज के नेता सराफत हुसैन काले ने बताया कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाना है। उन्होंने कहा, आतंक का कोई मजहब नहीं होता।
चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में एक बारात जश्न के बजाय हिंसा का शिकार हो गई। सैयद राजा थाना क्षेत्र के तिंदुहान गांव से 29 अप्रैल को पिपरी गांव में आई बारात के दौरान अखिलेश यादव का गाना नहीं बजाने और नारेबाजी से इनकार करने पर बारातियों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पिपरी गांव के प्रधान प्रतिनिधि अरविंद यादव और उनके समर्थकों ने आधी रात को बारातियों को रास्ते में रोककर पीटा। घटना में अजय कुमार प्रजापति, मनोज, शिव कुमार, लक्ष्मण, लाल बहादुर समेत कई अन्य लोग घायल हुए। पीड़ितों का कहना है कि न सिर्फ उनकी पिटाई की गई बल्कि उनकी बाइक, मोबाइल भी तोड़ दिए गए। शुक्रवार को पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी ऑफिस इसलिए आया है कि हमारे यहाँ जो है कि गांव तिंदुहान ग्राम सभा से पिपरी ग्राम सभा में बारात गई हुई थी, जिस बारात में जो है कि यादव अखिलेश का गाना बजाने के विपक्ष में जो है कि कुछ लोग हाथापाई किए हल्का फुल्का। उसके बाद मामला शांत हो गया तो रात्रि में आते समय निर्दोष लोगों को जो है कि इन लोगों ने बहुत मार पीटा है और मोबाइल तोड़ दिया है। इसके बाद जो है बाइक वाइक सब छिनौती करके अपने पास रखे हैं। सब कहाँ के लोग पीटने वाले? पिपरी के ही पीटने वाले थे, मतलब पिपरी ग्राम सभा के लोग थे पीटने वाले। वहाँ का जो ग्राम प्रधान है वही पिटवाया है सबको। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपके साथ विशाल पंडित, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग। यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी गई। देहरादून में कश्मीरियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश की प्रवक्ता गरिमा दौसानी बोली, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम। हरिद्वार नगर निगम ने करोड़ों के जमीन घोटालों पर शासन एक्शन मोड पर 4 अफसर सस्पेंड। बीजेपी नेता ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कोटद्वार पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। एक कार से 804 ग्राम अवैध चरस बरामद। लक्सर नगर पालिका की खुली पोल, लापरवाही आई सामने। नाले व नाली चौक हटाने के कारण पानी सड़कों पर भरा। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम। सुबह से हल्की बारिश और तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी के नैनीताल में हुए 12 वर्षीय बच्ची के साथ विशेष समुदाय के बुजुर्ग द्वारा किए गए दुष्कर्म की घटना के बाद से नैनीताल के साथ साथ पूरे प्रदेश में माहौल गर्म हो गया है। नैनीताल शहर में पिछले 2 दिनों से ही हो रहे बवाल की आग अब हल्द्वानी तक पहुंच गई है। हल्द्वानी के हिंदूवादी नेता विपिन पांडे सहित उनके साथियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया है। पूर्व सबको पता है कि नैनीताल में एक 12 वर्ष की हमारी हिंदू बच्ची के साथ 76 वर्ष के मुस्लिम जिहादी द्वारा एक घिनौना कृत्य किया गया था। उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना हमारे सामने आई थी। पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आज उसी के संदर्भ में कटघरिया क्षेत्र में हिंदूवादी लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में ऐसी कोई घटना पुनः ना हो सके, उसी का चिंतन लेते हुए बैठक रखी थी। शांतिपूर्व तरीके से एक बैठक चल रही थी, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया और उन सभी को 4-5 लोग हमारे हैं उनको गिरफ्तार करके, अपराधी की तरह गिरफ्तार करके गाड़ियों में ठूस कर लेके आए, चौकी थाना भेजा गया। उसी के विरोध में हम सभी हिंदूवादी यहाँ एकत्रित हुए थे। कल परसों में जो घटना नैनीताल में हुई है काफी शर्मसार घटना है और हम सबको झकझोर दिया उस घटना ने। एक मुस्लिम बुजुर्ग द्वारा एक हिंदू बेचारी बच्ची के साथ जो हरकत हुई है उसको लेकर पूरे जिले में एक बहुत गुस्सा है सब में। और आज इसी को लेकर हमारे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको उठा लिया है। तो उनकी रिहाई के लिए ये जो नैनीताल में घटना हुई थी उसको लेकर कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। कुछ लोगों ने कॉल किया था, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बने रहे, किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव इस पर न पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई भी आज की गई है। और हम लोग लगातार राउंड पे हैं, सतर्कता बढ़ती जा रही है। एक जघन्य घटना घट गई थी जिसको लेकर सभी लोग आक्रोशित थे और कल की घटना के बाद आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री विपिन पांडे जी के द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जा रहा था, जिसमें प्रशासन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए उनको गिरफ्तारी कर ली थी। नैनीताल की जघन्य घटना हुई, आक्रोशित होना सबका स्वाभाविक है, लेकिन हमने अपील की कि सरकार कठोर कदम उठा रही है। कल भी तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया, उसके अवैध मकान पर नोटिस दिया गया और नैनीताल में भी गया था। नैनीताल के लोगों ने, क्योंकि सीजन चल रहा है पर्यटन का और सामान्य आदमी क्योंकि किन्हीं दुष्कृत्य
कारण जो दुष्कृत्य कर रहे हैं उनके कारण समाज का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। और मेरे आज सबसे वार्ता भी हुई और मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मन में आक्रोश होता है, आक्रोश शांत हो जाएगा और सामान्य तरीके से, क्योंकि अब पर्यटन सीजन चल रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, यात्रा तेजी में चल रही है, तो सबको सामान्य तरीके से सबका सहयोग प्राप्त होगा। नैनीताल में बुजुर्ग द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना में पूरे उत्तराखंड में उबाल है। हर जगह इस घटना के कड़े शब्दों के साथ निंदा की जा रही है। उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। अपने निज आवास में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली घटना है ये। बहुत ही शर्मसार घटना है हमारी देवभूमि के लिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा तुरंत इस विषय पे जो गंभीर विषय चल रहा था इस पे कार्रवाई की और वो जो अपराधी है 73 साल के जो अधेड़ हैं, जो 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किए, वो पकड़े भी गए हैं। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि ऐसे विषय पे तुरंत कार्रवाई हुई। और दूसरा, मैं आपको आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहूंगी कि उनके घर को भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं नैनीताल नगर पालिका द्वारा। और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। और अगर हमने किसी इस तरह के अपराध को अगर वास्तव में अंकुश लगाना, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगी और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि इनको जड़ से हटा देने का काम करेंगे, इनके और इनकी जड़ों को और इनके आकाओं को, तो ऐसी घटनाएं होंगी भी नहीं। गदरपुर शहर से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिनेशपुर पुलिस लगातार दबिश दे रही। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जफरपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा भिंडर को पुलिस ने रूसी बाईपास जनपद नैनीताल से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उसे दबोचा। जानकारी के अनुसार अभियुक्त शेरा व उत्तर प्रदेश में कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। जाफरपुर क्षेत्र पर फायरिंग की घटना हुई थी अक्टूबर माह में। इसमें सभी मुलजिम पकड़कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा जो फरार चल रहा था, इसको नैनीताल से जो है अरेस्ट किया गया है और इसको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे सशक्त भू कानून की मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। धामी सरकार द्वारा फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया गया। उत्तराखंड 2025 में अब राजभवन से भी स्वीकृत हो गया है। इस मंजूरी के साथ अब राज्य में बाहरी लोगों को द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी और राज्यवासियों की जमीनियों को सुरक्षा मिलेगी। देखिए, काफी लंबे समय से उत्तराखंड वालों की ये मांग रही है कि सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। इसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धरातल पर उतारा और राज्यपाल ने इस पर मंजूरी जो दी है, उससे पूरे राज्य में एक खुशी और हर्ष का माहौल है। और सबसे ज्यादा हर्ष का विषय ये है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के इस दर्द को, इस चीजों को, इस मांग को समझा और सख्त भू कानून यहाँ पर लागू किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लेने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक फैसले लेने वाले पहले मुख्यमंत्री के नाम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बनने जा रहे हैं। खबर संभल से बीमा राशि हड़पने के उद्देश्य से की गई हत्या की गुत्थी को थाना चंदौसी और थाना बहजोई की संयुक्त पुलिस टीम ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की नेतृत्व में जो बीमा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जिसे मैं कहूँगा उसका पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में एक विकलांग व्यक्ति की को सिर से हथौड़े से वार करके और बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा बाद में उस पर एक रैश ड्राइविंग का मुकदमा किसी अज्ञात लोगों पे लिखवाया गया और 4 महीने बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में दिसंबर माह में उसमें एफआईआर लगा दी गई। पुलिस को रिसेंटली जब से इस बीमा का एक केसेज है इनका खुलासा हो रहा है,
पुलिस को एक टाटा AIA ने इनपुट दिया कि ये इस तरीके का जो केस है इसमें क्लेम मांगा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसको पुलिस के द्वारा देखा जाए। तो हमारी एडिशनल SP और उनकी टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। SP देहात शेखर सोयाल ने बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अकबरपुर गांव के पास स्थित पुराने खंडहर के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े साहिल, आरिस और गुलजार नामक आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ करने में पता चला कि दोनों और एक अन्य साथी बाइक चोरी गिरोह का सदस्य है। देखिए, लक्सर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कुछ बाइकें चोरी की घटनाएं फ्रीक्वेंटली हो रही थी, तो थाने में काफ़ी मुकदमे भी लिखे गए इस बीच। तो वहाँ हमारे जो SSI हैं उसके नेतृत्व में एक टीम बनी थी। तो टीम ने कल एक बहुत अच्छा काम किया, एक गैंग पकड़ा है जिसमें 3 अभियुक्त हैं। 3 अभियुक्तों से 8 जो मोटर बाइकें हैं, बाइक उनको रिकवर किया है। सभी मुकदमे में पंजीकृत हैं। तो एक अच्छा काम थाना लक्सर ने किया है। उनके इंस्पेक्टर और CO ने लगातार इसमें उनकी सुपरविजन किया पूरी टीम का। तो फाइनली 8 बाइकों पे हमने आज रिकवरी की। खबर हरिद्वार से है। रविवार को होने वाली नीट परीक्षा को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हरिद्वार के SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि हरिद्वार के 12 स्थानों पर नीट की परीक्षा होगी, जिसमें लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होने वाली परीक्षा के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस संबंध में सभी जो ब्रीफिंग्स हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और संपूर्ण जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 12 मुख्य सेंटर हैं, जिन्हें 5 जोनों में डिवाइड किया गया है और 9 सेक्टरों में इनको बनाया गया है। जोन में सर्कल अफसर, डिप्टी SP लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं और सेक्टरों में SHO स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो नीट के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लाने ले जाने के लिए गार्ड के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग की जा चुकी है। खबर देहरादून से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस मौके पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डॉक्टर गिरिजा व्यास का योगदान शिक्षा, सामाजिक न्याय और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अस्मरणीय था। उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी का आकस्मिक निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों में रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है और महत्वपूर्ण पदों में वो रही है और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सभी को साथ लेकर उन्होंने काम किया। उनका जो अनुभव था कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जो उनके बताए मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। आज हमारे विचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और 2 मिनट की शांति मौन व्रत रख के हम लोगों ने। पहलगाम में 25 पर्यटकों की हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है और एक कौम विशेष के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरशी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसकी खासी चर्चा हो रही है। मीडिया को दिए गए अपने बयान में ताजुद्दीन इदरशी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं और चंद मुसलमानों की वजह से कौम पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे, तो मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना भी तो रहबर का काम है। जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मंचों से सबसे पहले इसी बात को कहें, भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान व उसके रुकुट वासियों को
बड़ी राहत दी है। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जारी नोटिस वापस लिया जाएगा। पालिका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने की गलती मानी। शुक्रवार को सुनवाई में दौरान मोहम्मद उस्मान के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्त ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का समय देना अनिवार्य है, लेकिन पालिका ने केवल 3 दिन का नोटिस दिया है। साथ ही बताया गया कि आरोपी जेल में है और अन्य कई लोगों को भी नोटिस दिए गए जो अवमानना है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड भारत की वो पावन भूमि जहां की हर बयार में भक्ति की गूंज है। इसी पावन भूमि पर एक बार फिर आरंभ हो रही है 4 धाम यात्रा 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा। इसके पश्चात 2 मई को श्री केदारनाथ धाम, 4 मई को श्री बद्रीनाथ धाम और 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए registration@touristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करें या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 जारी किया गया और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से ही बुकिंग करें। 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी नियमों का पालन अवश्य करें। तीर्थ यात्रियों से आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी के विशेष आग्रह को आत्मसात करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। 4 धाम यात्रा पर यातायात नियमों का पालन करें और मंदिरों में मर्यादित आचरण अपनाएं। तो आइए इस वर्ष 4 धाम यात्रा 2025 का हिस्सा बने। उत्तराखंड की दिव्य देवभूमि आपका स्वागत करती है, श्रद्धा, सेवा और संकल्प के साथ। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म के बाद उपजे तनाव को देखते हुए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी ने नगर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने कहा कि नैनीताल की सीमाओं पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ ही नगर में दिन रात्रि पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो सके।
में डर का माहौल बैठ गया था, उसको दूर करने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और नैनीताल की खुद महिलावासी जितने हैं वो लोग हमारे साथ आए और यही संदेश देना चाहा कि यहाँ पे शांति है, यहाँ पे कोई डर का माहौल नहीं है। किसी ऐसी भ्रांति जो लोगों के भीतर है, टूरिस्ट के भीतर है नैनीताल में आने के लिए, वैसा कोई माहौल नहीं है। हम आपके स्वागत के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आपको बेडर होकर नैनीताल आना चाहिए और नैनीताल के जो ये हवा और ये मौसम है इसको एंजॉय करना चाहिए। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने 1 मई को गंगोत्री और 2 मई को यमुनोत्री यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए उत्तरकाशी में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। डॉक्टर पांडे ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा से जुड़े अधिकांश कार्य पूरे किए गए हैं। फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर फाइनल स्टेज पे है, जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद तक काम चालू कर लिया जाएगा। यमुनोत्री साइड में पालीगाड़ से जानकी चट्टी वाला काम, उसमें उसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर किया जा चुका है, उसका टेंडर इनवाइटेड है। उसमें फाइनल जियो भारत सरकार से होना है क्योंकि विड्थ में कुछ कमी आ गई थी। पहले हाई पावर कमेटी ने उसका चौड़ाई थोड़ी कम सैंक्शन करी है, तो उसमें डीपीआर रिवाइज करके हमने दोबारा भेजा है। जैसे ही जियो होता है इमीडिएटली टेंडर खोल के उस पर भी काम चालू कर। चारधाम यात्रा 2025 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक और अहम कदम उठाया है। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर अब बड़े वाहनों के लिए गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनगर से हर्षिल तक एक, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ से चिट्ठी तक गेट सिस्टम लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़कें संकरी हैं और पहले बड़े वाहनों के आने सामने की आवाजाही से जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता था। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि चारधाम यात्रा गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा में गेट सिस्टम के अंतर्गत अब बड़े वाहनों को दोनों ओर से नियत समय पर बारी बारी चलने दिया जाएगा। हमारे दोनों धामों में श्रद्धालु आने लगे हैं और पिछले 2 दिनों में यमुनोत्री धाम में लगभग 22,000 और जो हमारे गंगोत्री धाम में लगभग 9,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और लगातार संख्या इनकी बढ़ती जा रही है और सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा चल रही है। जो हमारे 1 वे के पॉइंट्स हैं, बेसिकली गेट सिस्टम है, जो बड़ी बसेस हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक करके ट्रैफिक के प्रेशर के आधार पर जो है उनको जो नैरो रोड्स हैं वहाँ पर पास कराया जा रहा है। देखिए, जो बड़ी बसेस हैं उनके लिए और ट्रैफिक प्रेशर के आधार पर कि अगर किसी जगह पर 1 वे अगर स्मूथली एक ही तरफ से गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर तब नहीं रोका जा रहा है। जब प्रेशर है तो थोड़ी देर के लिए लगभग आधे घंटे के आसपास जो है वहाँ पर उनको। खबर हरिद्वार से 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। परीक्षा को सुचारू संचालन और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी परीक्षा केंद्रों पर 5 जोन और 9 सेक्टर में बांट दिया है। संडे को पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस संबंध में सभी जो ब्रीफिंग्स हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और संपूर्ण जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 12 मुख्य सेंटर हैं जिन्हें 5 जोनों में डिवाइड किया गया है और 9 सेक्टरों में इनको बनाया गया है। जोन में सर्कल अफसर, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं और सेक्टरों में एसएचओ स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो नीट के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लाने ले जाने के लिए गार्ड के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग की जा चुकी है। संपूर्ण प्रक्रिया में 200 से ऊपर कर्मचारी लगाए गए हैं जिनको प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद रवाना किया जाएगा और मुझे उम्मीद है इस चैलेंज को हरिद्वार पुलिस अच्छे तरीके से करेगी और नीट की परीक्षा को भली भांति संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरीके से। लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी देहात शेखर सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लक्सर के अकबरपुर गांव में स्थित पुराने खंडहर के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े साहिल, आरिश और गुलजार निवासी बेसड़ी गांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला ये तीनों बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से चोरी की 8 बाइकें बरामद की। देखिए, लक्सर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कुछ बाइकें चोरी की घटनाएं फ्रीक्वेंटली हो रही थी, तो थाने में काफ़ी मुकदमे भी लिखे गए इस बीच। तो
तो वहाँ हमारे जो SSI हैं उसके नेतृत्व में एक टीम बनी थी। तो टीम ने कल एक बहुत अच्छा काम किया, एक गैंग पकड़ा है जिसमें 3 अभियुक्त हैं। 3 अभियुक्तों से 8 जो मोटर बाइकें हैं, बाइक उनको रिकवर किया है। सभी मुकदमे में पंजीकृत हैं। तो एक अच्छा काम थाना लक्सर ने किया है, उनके इंस्पेक्टर और CO ने लगातार इसमें उनकी सुपरविजन किया पूरी टीम का। तो फाइनली 8 बाइकों पे हमने आज रिकवरी। खबर हरिद्वार से। तेज बारिश के बाद जमीन से निकलने जा रहे जहरीले मेहमान मेला नियंत्रण भवन के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद एक युवक ने साहस दिखाते हुए सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसी तरह ज्वालापुर के एक घर में भारी भरकम अजगर दिखा, जिसके देखकर घर वालों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित पकड़ा। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।